कल की क्लास में किसी का कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यार एक बात बताओ, मैंने आपको जो के एफ और के बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? मैंने आपको के एफ और के बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? क्योंकि मुझे कल पता लगा कि मैंने सक्षम में गलत लिखवाया है। मतलब सर हाँ भाई, सर आपने उसमें वेंट ऑफ फैक्टर सर नहीं लिखा। के एफ इज इक्वल्स टू सर के एफ इज इक्वल्स टू 1000 एल एफ अपॉन आर इंटू एफ पी। अरे यार समझो भाई, आपके भी वही करवाया ना, मतलब सारे बैचों के अंदर वो कर दिया होगा मैंने। शानदार। प्लीज एक छोटा सा करेक्शन है, करिए। पहले के नोट्स में के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 LF and KB equals to RTB square by 1000 LV। मैंने शायद दोनों उल्टे लिखवा दिए, और मेरे को लगता है मैंने हर बैच में उल्टे लिखवा दिए अब तो, क्योंकि दो बैच में, आपके में और सक्षम दोनों में ही ये गलती की है मैंने। प्लीज ये चेंज कर लीजिए। मानस क्या कह रहा था, बोल भाई। सर उसमें अपने वो आई नहीं लिखा है उसमें, वेंट ऑफ फैक्टर। जिसमें आई नहीं लिखा है? आई तो मैंने पढ़ाया ही नहीं होगा अभी तक, आई पे पहुंचा ही नहीं होगा। हाँ सर। मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है? मैंने आरओ करवा दिया क्या? सर लास्ट टॉपिक वो एनिमल्स है। अच्छा, आरओ करवाना है ना आज फिर। मिटाऊं इनको? ये जो मैंने गलतियां की वो जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिए। चलिए, अब अपन ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम सुना है रिवर्स ऑस्मोसिस का आपने? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? सर सर उसके अंदर वाटर डिसैलिनेशन में यूज होता। कैसे, ये क्या करते हैं मतलब उसमें? पानी बाहर निकालते हैं। शानदार, ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। ये भी शानदार। घर में आरओ फिल्टर देखा है? घर में, घर के बाहर, जहां पर कहीं देखा है आरओ फिल्टर देखा है? कोई ऐसा है जो, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी आरओ फिल्टर देखा है उनको आरओ का पानी अच्छा नहीं लगता होगा। आरओ का पानी थोड़ा सा टेस्टलेस होता है, बाकी और फिल्टर्स का पानी हल्का सा टेस्ट, हल्का सा बेटर टेस्ट का टेस्टिंग होता है। खैर, समझिए आरओ कैसा होता है। इट इज मूवमेंट ऑफ solvent particles from their higher concentration of solute to lower concentration of solute via semi permeable membrane, समझिएगा। ये ऐसा है, यहां पर आपने ये एक एसपीएम लगा दिया,
और आपने यहां पे भरा इम्प्योर वाटर, या जो आपके लिए सोल्यूशन है वो भरा आपने। यहां आपने अभी कुछ नहीं भरा या फिर भर दिया प्योर वाटर। तो अभी नेचुरल कंडीशन में जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो कहां से कहां होगा? प्योर टू सॉल्यूशन, प्योर टू इम्प्योर होगा कि इम्प्योर टू प्योर होगा? प्योर टू इम्प्योर। नेचुरल कंडीशन के अंदर प्योर टू इम्प्योर होगा, नेचुरल। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां पर लगा दिया ये पिस्टन, और ये पी एक्सटर्नल लगा रहा है। पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पाई। यदि ये हो गया तो इस वाले इंस्टेंट के ऊपर नो मूवमेंट, ये अपन ने कल ही पढ़ लिया होगा, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही अपन ने इसको, आपने कहा कि P एक्सटर्नल इज मोर देन पाई, तो अब क्या होगा, मूवमेंट कहां से कहां होगा? मूवमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम इम्प्योर वाटर टू प्योर वाटर। ठीक है, इस केस के अंदर जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आपने बोला कि पाई एक्सटर्नल इज मोर देन पाई, इस वाले केस के अंदर ये जो पार्टिकल का मोमेंट है वो ऐसे होगा। अब क्या होगा, मैं ये चीज है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने रेगुलर घर का आरओ देखा है, उसके अंदर एक और पाइप होता है, इससे वेस्ट वाटर बाहर निकलता है, देखा है? देखा ही होगा यार। वो हाँ वेस्ट सर। वाटर क्यों निकलता है? वो ढकेल ढकेल के फिर निकल जाता है वो। ढकेल ढकेल के क्यों निकल जाता है वो? सर उसमें सारे इम्प्योरिटीज वगैरह रहते हैं। पर अपन और प्योर क्यों नहीं कर सकते उससे? पॉइंट वो सर है। क्योंकि ज्यादा सैचुरेट हो इंटरनल जाता है वो। प्रेशर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एग्जैक्टली प्रेशर। भाई, समझिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इन ऑल इन कमर्शियल डिवाइसेस पी एक्सटर्नल जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, क्योंकि आप उसके लिए कोई मोटर लगाते हैं। यदि आप लोगों ने जो नॉर्मल आरओ देखा होगा, तो जब आरओ चलता है तो उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, इसकी कभी कभी आवाज भी आती है, कुछ कुछ आरओ में से, केंट वाले आरओ में से तो आती है। अब मतलब आरओ आवाज नहीं आएगी तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है जो आप आरओ के अंदर फील कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पी एक्सटर्नल होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ऐसे, मतलब जैसे ऐसे फिल्ट्रेशन होगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसीड करेगा, as filtration proceeds, concentration of impurity in impure water increases. तो concentration of impurity in impure water increases, therefore pi impure water increases। और फिर जैसे ही पाई इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल हो जाएगा, वैसे ही आरओ बंद हो जाएगा, एंड एट दैट इंस्टेंट the remaining impure water is expelled। बस ये होता है। बोल भाई। सर वो नॉर्मल कंडीशन में इम्प्योर टू इम्प्योर क्यों जाता है? अबे ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा? यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन, मतलब कल ऑस्मोसिस पढ़ रहा है तब ये नहीं सूझा तेरे को? कल ही सूझ जाता तो आज अपन ऐसी अजीब सी बातें थोड़े ना करते।
कमर्शियल आरओज में पानी ज्यादा वेस्ट होता है ना? बिल्कुल पानी ज्यादा वेस्ट होता है, हमेशा पानी ही ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि वो कमर्शियल आरओ जितने भी आरओ होंगे उन सबका जो प्रेशर कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। भाई समझ प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि आपको जो डिवाइस आपको चाहिए वो एक हैंडी डिवाइस होनी चाहिए, इतनी सी। उसमें आपके कितना भी दम लगा लो, एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर लगा ही नहीं सकते हो। तो जो बड़े फिल्टर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर फिर भी थोड़ी सी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, पर जो घर वाले आर ओ उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है। इसीलिए आरओ लगाना इज खतरनाक। तो कुछ कुछ जगहों को छोड़कर तो आरओ बैन ही कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं कुछ कुछ जगहों को छोड़कर। मतलब आपको रियलाइज नहीं होता होगा, बट औरंगाबाद में पानी जो जिनके अपनी सप्लाई का पानी आता है, सप्लाई का पानी इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो उसको सिर्फ सिंपल जो और फिल्ट्रेशन मेथड्स हैं, सादा एक्वागार्ड वाले, उससे भी काम हो जाएगा उनका, बट स्टिल चलता है। कॉपी करिए प्लीज। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए, फिर आगे बात करेंगे। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ सर।
सर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, आरओ हो गया है, अगला है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये होता है आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। समझिए भाई, आपने क्या कहा कि जो भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। और अब क्या हुआ, आपने कहा कि जो पार्टिकल्स थे वो डिसोसिएट कर गए। तो यदि डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन, इफ डिसोसिएशन अकर्स, तो इसका क्या मतलब होगा? इट मींस कि भाई देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आई क्या है? ये है फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब आपके पास जो सल्यूट है, जो मोल्स ऑफ सल्यूट है, जो इफेक्टिव मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएंगे, इफेक्टिव मोल्स ऑफ सल्यूट ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे I इंटू एन, ये जो आपने ऐड किया था, मोल्स एडेड, ठीक है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्यूट के साथ जो भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो भी ऐसे ही आएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू I इंटू कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब जो आपने एक्सपेक्ट की थी, एक्सपेक्टेड। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितने फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बढ़ेंगे उतने ही फैक्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू नाउ इफेक्टिव मोलालिटी I इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू I इंटू मोलालिटी। भाई क्या टेक्स्ट कर रहे हो? प्रणव लैग नहीं आना चाहिए मेरी कितने लोग, किसी के लैग आ रहा है क्या? नहीं No, सर। sir. सर वो बीच बीच में वॉइस लैग आ रहा था। आना नहीं चाहिए यार। by delta TF equals to KF into I into M. Osmotic pressure equals to I into pi CRT into T, and RLVP equals to I into XA approximately, approx, वरना RLVP इक्वल्स टू I इंटू NA डिवाइडेड बाय I इंटू NA प्लस NB, क्योंकि मोल्स ऑफ सल्यूट ही बढ़ गए हैं इसलिए ऐसा होएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बिल्कुल सरल सा। फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल NaCl, और अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कौन बोला, क्या चल रहा है तुम लोगों का? हाँ बिल्कुल मानस भाई, हमने कहा हमने 1 मोलल NaCl लिखा है और हम मान रहे हैं कि NaCl पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है। यदि NaCl पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है तो आपने 1 मोल यदि सोल्यूट डाला, वो 1 मोल सोल्यूट 2 मोल आयन बन गया। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? I की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि NaCl डिसोसिएट कर गया, NaCl डिसोसिएट कर गया और ये बन गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, 1 मोल ये 1 मोल ये। तो अब डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा? I मतलब 2 इंटू केबी जो भी कुछ है इंटू मोलैलिटी। बस सॉल्व हो गया। अरे क्यों टेक्स्ट कर रहे हो इतना? कोई बात नहीं, स्क्रीन बीच में ब्लर रहती है पर उसके बाद साफ भी तो रहती है। मैं लैग बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं इस पॉइंट पर। कॉपी करिए, और वो चेंज हो जा रही है, मेरे पास का कोई इलाज नहीं है। मैं भी औरंगाबाद आऊंगा तो नहीं करेगा। कॉपी करिए प्लीज। सर वो आए है ना सिंबल आए, क्या हुआ? वो सिंबल आए है ना। हाँ आई है, आई Plant आई of- आई 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 आई। औरंगाबाद में बारिश रुक गई कि अभी भी हो रही है?
रुक गई? रुक गई सर। हमारे यहाँ अभी भी हो रही है ना सर आप औरंगाबाद कब आने वाले? यार। लॉकडाउन थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन होएगा तब। सर उठने वाला है लॉकडाउन, आ जाओ आप। पता है, अखबार में आया है, आज मैंने पढ़ा अखबार। लोकमत के पहले पन्ने पर ही आया है, सिटी के पे। आने का प्लान कर रहा हूँ, पर वही बात है कि 1 तारीख से खुलेगा और 7 तारीख से फिर छुट्टियां देनी है तुम लोगों को। तो या तो सोचते हैं अभी क्या करना है। सर वो एक वीक में आप थोड़े ऑफलाइन डाउट सेशन रख सकते हैं क्या उधर 3S पे? यदि यार खोल इतना मिल गया परमिशन की ओपन कर सकते हैं तो अब फिर प्लान आउट कर सकते हैं। पर ऐसे कितनी परमिशन मिलनी चाहिए कि भाई ओपन कर सकते हैं। यदि ओपन करने की परमिशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐसा है। सर टेस्ट में पूरा आने वाला सोल्यूशन? सोल्यूशंस तो पूरा ही आएगा, सोल्यूशंस खत्म हो गया आज, बस ये आखिरी टॉपिक चल रहा है। मैं तो अभी खुद प्लान, मतलब अभी छुट्टियों के चक्कर में प्लान आउट करना है कि आगे क्या पढ़ाना है, वैसे वाला है। सोल्यूशन तो खत्म हो जाएगा अभी इसके। आई के तो क्वेश्चन कराना है, एक क्वेश्चन और कराना है केवल आई के अलावा, आइस फॉर्मेशन का। बस इस पे 2 क्वेश्चन कराने, एक डिसोसिएशन का, एक मतलब 2 एग्जाम्पल। तो 3 बार और बोर्ड भरेगा, चैप्टर खत्म।
सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। चलिए, तो जरा और देख लेते हैं। मतलब हम लोग आई से डिसोसिएशन निकालते, एक डिसोसिएशन का केस समझते हैं, एक एसोसिएशन का केस समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझिए, हमने कहा हमारे पास कोई एक कंपाउंड है AB2 और ये डिसोसिएट कर रहा है और इसका अल्फा दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू क्या होगी? मतलब AB2 ये डिवाइड, ये टूटेगा A+2 B- में, या जो भी कोई आपको डिसोसिएशन, मतलब प्लस माइनस किधर भी दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये कितना हो जाएगा? इनिशियली ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 1 + 2 अल्फा। तो जो आई की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 1 + 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। तो आपके पास जो भी कोई प्रॉपर्टी है AB2 के लिए, उसमें आप ये लगा पाएंगे। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? चलिए, एक और मान लेते हैं कि आपके पास एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब पॉलीमराइजेशन, एसोसिएशन मतलब डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, जो भी कुछ आप लिखना चाहो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन होके एक यूनिट बन रही है। जैसे मैं सिंपल बेसिक डाइमराइजेशन का केस करता हूं कि A डाला और ये A2 बन गया, तो ये कैसे बैलेंस होगा? ये ऐसे बैलेंस होएगा। अब इनिशियली ये 1 है, ये 0 है, ये 1 माइनस x है, ये x/2 है। यहाँ पर अपन x जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले रहे हैं। जैसे अपन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया है वैसे अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी ले सकते हैं। तो अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब 1 - x + x/2 डिवाइड बाय 1। तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 - x/2। ये क्या हो जाएगी? 1 - x/2। हाँ, ऐसा भी बोल सकता है निनाद। तो ये हो जाएगा 1 - x/2। क्लियर है? दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट मास ऑफ NaOH to be added to 100 grams water in order to make
to make it isotonic with 9% W by V ग्लूकोज सोल्यूशन, और आपको दे रखा है अल्फा NaOH इज 0.75। सॉल्व करिए इसको, और एक और करवा लेते हैं फाइंड आउट। नहीं जगह नहीं, ये इसी के नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर। फाइंड आउट डिग्री ऑफ या फाइंड आउट परसेंटेज डाइमराइजेशन of benzoic acid in benzene if when 2.4 benzoic acid का molecular mass होता है 122, ठीक है, 2.44 grams of benzoic acid is added to 25 grams of benzene, the freezing point got lowered by एक मिनट कैलकुलेट करूं रिवर्स में। बाय 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको दे रखा है KF इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। सॉल्व करिए इसको। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, खत्म करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराना है, आइस फॉर्मेशन का चैप्टर खत्म। बोल भाई। सर परसेंटेज के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करेंगे ना? वो तेरी इच्छा है, तरीके बहुत सारे हैं। सर सेकंड इसमें अल्फा 75% है क्या? डिग्री ऑफ एसोसिएशन 75% हो सकती है।
पहले वाले में NaOH को पूरा डिसोसिएट नहीं करना है ना? करके देख यार। आगे आंसर पहला वाला मैं सॉल्व कर दूं। देखिए पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, मिटा रहा हूं शुरुआत का। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि 9% W/V ग्लूकोज का आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसोटोनिक का मतलब है कि पाई NaOH विल मस्ट बी इक्वल टू पाई ग्लूकोज। अब CRT की तो बात ही नहीं है, वॉल्यूम भी दोनों का मोलारिटी निकाल, मतलब अपना बेसिक मुद्दा क्या है कि दोनों की मोलारिटी सेम होनी चाहिए। मोलारिटी NaOH मस्ट बी इक्वल टू मोलारिटी ग्लूकोज, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मोलारिटी ग्लूकोज निकाल के उसके बराबर कर देंगे। तो मोलारिटी ग्लूकोज कितनी होगी? मोलारिटी ग्लूकोज ये हो जाएगी 9/180 इंटू 1000/100, मतलब 0.5 मोलर हो जाएगा। यदि किसी को ये डाउट है तो बता दो प्लीज। किसी को ये डाउट है कि परसेंटेज W/V से मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? शायद नहीं होएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए छोड़ो, पूरा स्टेप वाइज करता हूं। लेट टोटल वॉल्यूम be 100 for glucose, then
मास ऑफ ग्लूकोज 9, तो मोलारिटी 9/180 इंटू 10 मतलब 1/2। 1/2 क्या होना चाहिए? I इंटू सी हो जाना चाहिए, मतलब 1.2 इक्वल्स टू I इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH। यहाँ डेंसिटी 1 है, ज्यादा बड़ा अंतर मानेंगे नहीं। कुछ नहीं दे रखा है तो सब कुछ कंजर्व रखेंगे। सी अब, और ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000/100। तो ये हो जाएगा मास। अब अगला मुद्दा है आई निकालना। आई कितना होगा? 75% डिसोसिएशन दे रखा है, तो NaOH कैसे डिसोसिएट करेगा? प्लस प्लस OH माइनस, I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो 1.75। तो मास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1.75 इंटू 4। तो मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा 1/2 इंटू I 1.75 और इंटू 4, तो 4/3.75। ये आंसर है पहले का। क्या आपका पहले का आंसर सेम है जो मेरा आया है? सर 4/3.5। 3.5। मास के लिए आपने क्या लिखा है? क्या? लिए पहला वाला आंसर क्लियर है सबको? यदि पहला वाला क्लियर है तो दूसरे वाला निकालने पे ध्यान दीजिए। सर आखिरी स्टेप नहीं समझे। क्या नहीं समझा उसके अंदर? कैलकुलेट किया न्यूमेरिकली, मोलारिटी के बराबर करके I इंटू मोलारिटी मस्ट बी इक्वल टू I इंटू मोलारिटी किया है। सर बोल भाई। सर आपने वो हाफ इज इक्वल टू क्या लिखा है? वो CI है, मतलब वो क्या लिखा गया आपने? तेरा आंसर क्या आ रहा है? सर मेरा कुछ, मतलब मेरा तो 1.78 आ रहा था। क्यों? नहीं सर, मतलब वो स्टेप में किया गया आपने हाफ इज इक्वल टू। तुम लोग ना इधर समझ, ये मोलारिटी आ गई ग्लूकोज की। यदि ये चीज चाहिए तो RT तो दोनों के लिए सेम ही अज्यूम कर लिया जाएगा। तो पाई, मतलब पाई ग्लूको, ये दोनों को बराबर यदि करना है तो I इंटू सी NaOH मस्ट बी इक्वल टू सी ग्लूकोज होना चाहिए। सी ग्लूकोज आ गया हाफ, तो I कितना आ रहा है? 1.75 मस्ट बी 1.75 इंटू मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास 40 इंटू 1000/100 मस्ट बी इक्वल टू 1/2 होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने के लिए। तो मास इक्वल्स टू 2/1.75 आंसर। बस NaOH का इतना मास ऐड करना होगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बता। ग्लूकोज का 1 ही है सर आया। क्या? ग्लूकोज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 ही है ना? ग्लूकोज का, ग्लूकोज डिसोसिएट करता है क्या?
भाई ये तो आपको खुद को अंदाजा लगाना होगा इतने महीनों के बाद कि कौन सी चीज डिसोसिएट करेगी कौन सी नहीं करेगी। सर वो लास्ट स्टेप में 2.5 है या 25 है वो? 2.5। हाँ सर और वो 2.44 है ना या 244? तुम लोग है ना ऐसा इमोशनल नहीं हो ना, मेरे को करो। सर पहले ब्लर दिख रहा सर पॉइंट का। सर 244 लेके किया। तो कर ले, मेरे पास कोई इलाज थोड़ी ना उसका। 100 से डिवाइड कर दे तेरे आंसर को, 244 लिया भी होगा तो भी ठीक आ जाएगा। सर बोल भाई। आपने जो स्टार्टिंग में करेक्शंस किए थे उसके वजह से यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे ना? अरे यूनिट्स पहले मैंने लिख ही गलत दिया था, यूनिट्स तो सही आ रहे हैं। ओके नहीं, लेकिन कि अगर एज इन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का तो केजी है, तो केजी ऊपर लिखा था आपने और फिर अभी तो नीचे जा रहा है लैटेंट हीट। भाई केजी नीचे ही लिखा है, डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी पर मोल। तो कॉपी कर, बताता हूँ नहीं सर, कैसे है। कल के क्लास में बोल रहा कल की कल क्लास के में क्या क्लास किया था मैंने? यूनिट्स भी अलग रॉन्ग लिखे थे, वो चेंज कर दिए। लेकिन सारे क्वेश्चंस में डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल लिखा था। डिग्री सेल्सियस इंटू केजी पर मोल लिखा था। हाँ तो डिग्री सेंटीग्रेड केजी इंटू मोल ही आएगा, सॉरी। सर वो डाइमराइजेशन रिएक्शन कैसे होती है? अभी लिखी थी वैसी। पहले बताओ डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है। दो बनाना, दो यूनिट्स यूनिट्स का। में स्प्लिट होना, जैसे इथेनॉल नहीं, और बेंजीन में होता है। दो चीजें 2 मिलके एक यूनिट चीज बनाना, बनाना। मिलकर बनना। कंबाइन 2 का करना। 1 बनना। तो ये बेंजोइक एसिड है, ये BA होल ट्वाइस बन जाएगा ऐसा, बस। और वो बेंजीन का क्या है फिर? क्या हुआ? बेंजीन में हो रहा आपने बताया ना, डाइमराइज इनटू बेंजीन। बेटा पढ़ तो सही, क्वेश्चन तो पढ़, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन के अंदर ऐसा हो जा रहा है। क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा तभी तो समझेगा। बेंजीन सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन। पढ़ तो ले, तेरे को यदि नहीं समझेगा सर तो बोलना। 75 ही आ रहा। 75% आंसर आ रहा है, आ हाँ सकता सर। है।
सर हाँ हो गया सर सॉल्व। हो गया। समझिए, ये क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं ना। डेल्टा TF equals to I into KF into molality. So delta TF is 2.5 equals to I into 5 into molality. Molality is 2.44 divided by 122 into 1000 by 25. ये आ गया 40, ये आ गया 50 आएगा नहीं? हाँ, तो I equals to 2.5 by 4. अब I की वैल्यू कितनी आएगी भाई? बेंजोइक एसिड है, ये एसोसिएट कर रहा है BA होल ट्वाइस में, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 माइनस एक्स, ये x/2। तो I इक्वल्स टू 1 माइनस x/2, तो 1 माइनस x/2 इक्वल्स टू 2.5 by 4। तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 75%। आर वी क्लियर ऑन दिस? सर इसमें एक बार मोलैरिटी कैसे निकाली, एक बार वापस बताओ ना। मोलैरिटी कहाँ निकाली है मैंने? मोलैलिटी। हाँ मोलैरिटी, सॉरी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं आजकल? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सर बट डिसोसिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? आई मल्टीप्लाई कर दिया ना हाँ एसोसिएशन से, क्या दिक्कत है? ठीक। सर बोल भाई। सर वो पहले स्टेप में I इंटू B क्या लिखा है? आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी लिखा है, B कहाँ लिखा है? F क्या आएगा इसका? KF 5 दे रखा है ना? दिया है, हाँ दिया है सर, वो नहीं लिखा। क्या होश में नहीं है क्या? 1 मोलर 1060 ग्राम of urea solution, urea aqueous solution was freezed to, was cooled to minus 9.3 degree centigrade. Then find out 9.3 degree centigrade. Sum of the resulting in ice formation. Partial ice formation. Find out mass of ice formed और KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। सॉल्व करिए।
सर वो क्या लिखा है 1 मोलर 1060 ग्राम ऑफ यूरिया, उसके आगे कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस। सर यूरिया का मास 106 होता है क्या? नहीं, तेरे को यूरिया का मास याद नहीं 60 हुआ अभी होता है ना तक? सर? हाँ 60। बिल्कुल 60 होता है। ये मास याद करिए, यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। ये वाला मास आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको बताएगा, ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ज्यादा मैं इरिटेट हुआ तो पेपर के अंदर 4-5 क्वेश्चन डाल दूंगा जो बिना मास के नहीं होंगे, बिना कॉमन नेम के मास के नहीं होंगे। सर वो 9.5 है ना? 9.3। वन 1060 इसका है ना पूरा सॉल्यूशन का मास? यार तेरे को पढ़ना आता है? मतलब काई को बेइज्जती करना चाहता है? मानस गलत है, नहीं, अमान गलत है। गलत जवाब। मानस गलत है, निनाद गलत है।
कोई बात नहीं प्रणव। अच्छा प्रणव एक बात था, हाँ सर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर मुझे अब तक के कौन से भी क्वेश्चन नहीं समझे, ये आगे समझेगा। मतलब क्या नहीं समझा तेरे को? ये चैप्टर ही नहीं समझा। चैप्टर ही नहीं समझा? तूने थोड़ा जल्दी नहीं बता दिया चैप्टर नहीं समझा? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। आंसर है 800 ग्राम आइस। प्रणव भाई तूने, यार तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो यार, कि सोचेगे नहीं तो कैसे चलेगा। अच्छा चलो एक बात सर ये आइस, सर आइस कहाँ से आ गया अभी? सर यहाँ पे डेल्टा एफ -9.3 लेना है क्या? सर देख आप लेना यार, सॉल्यूशन मत बताओ सर, हमें हिंट दो ना। हिंट नहीं दूंगा, हिंट दे के क्या फायदा। सर डेल्टा एफ कितना? सर वो फिर रुक सकते हैं 2 मिनट। अरे चुप आइस कैसे बंद? चुप, ध्यान दो। मैंने कल भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। अपन ने बर्फ जमाई, मतलब अपन ने कोई सोल्यूशन को ठंडा किया या फ्रीज करने की कोशिश की, तो हमेशा सॉल्वेंट फ्रीज होता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज होगा धीरे धीरे करके। मान लो आपके पास ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में से सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, ये लो ये सॉल्वेंट बन गया, और एक कुछ सोल्यूशन बचा रह जाएगा। अब ये मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। ये कब तक चलेगा, मतलब ये फ्रीजिंग कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी जब तक जो सोल्यूशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर दे रखा है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर लेता। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये तब तक चलेगा, मतलब ये आइस फॉर्मेशन तब तक चलेगा जब तक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि डिप्रेशन इन वाटर कितना हो गया है अभी? 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। मतलब 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड मस्ट बी इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, और इससे आ जाएगी मोलैलिटी 5। मतलब ये जो 1 मोलल सोल्यूशन है, ये 1 मोलल सोल्यूशन में तब तक आइस निकलती रहेगी जब तक ये सोल्यूशन 5 मोलल नहीं हो जाता। अब डेटा के हिसाब से, डेटा क्या बोल रहा है कि 1 मोलल 1060 ग्राम है। 1 मोलल 1060 ग्राम यूरिया है। इसका मतलब है कि 60 ग्राम यूरिया है और 1000 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो अब 1 मोल यूरिया दे रखा है, 5 मोल बन जाना चाहिए। तो कुल मिला के मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम बच जाना चाहिए 5 मोलल होने के लिए। इसका मतलब है कि 800 ग्राम आइस बन जानी चाहिए। खत्म। क्लियर है? सर 200 क्या था? सर हाँ सर वो जो आपने लिखा है अभी, तो हमने मोलैलिटी निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज किया, तो 5 = 1। 1 मतलब यूरिया का एक ही मोल है ना, तो उसके चेंजेस नहीं होंगे। और 1/1000 - m करके इक्वल्स टू 5 किया था, तो वो गलत कैसे हुआ? गलत अभी भी नहीं हुआ। मैंने कब का गलत हो गया? नहीं, फिर 1/1000 - m से तो अलग आंसर आ रहा ना, 800 आ रहा ही नहीं। अच्छा एक बात था, 1 अपॉन क्या आ रहा है तेरा आंसर? मेरा आंसर आ रहा है 998 ग्राम। तू है ना भावुक हो रखा है यार। इधर देख, बोल क्या करना है क्वेश्चन में, तू जो बोलेगा वो लिख दूंगा। सर इसमें ऐसा है कि जो
हमने जो केएफ निकाला तो वो 1 आ रहा था पहले, तो उसको इंटू 5 करेंगे तो -9.3 आएगा, तो फिर 5 मोलारिटी निकालना है, तो 5 इक्वल्स टू 1/1000 माइनस m। ऊपर 1000 लिख दूं? हाँ ठीक है। सर बोल भाई। सर एक बार फिर से समझाओ। सर वो 800 कैसे आया मास ऑफ सॉल्वेंट, वो समझा देना। अच्छा चलो एक बात, तो क्वेश्चन समझा तुमको सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने एक यूरिया सोल्यूशन है उसको ठंडा किया है -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कुछ आइस बन गई, कुछ पानी बच गया, कुछ सोल्यूशन बच गया। जो सोल्यूशन बचा है उस सोल्यूशन ने आइस के साथ स्टेडी स्टेट अचीव की होगी, तभी वो बचा है, वरना नहीं बचता। मतलब जो सोल्यूशन बचा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब है कि जो केएफ, जो टीएफ, डेल्टा टीएफ की वैल्यू है वो 9.3 डिग्री होनी चाहिए। तो 9.3 डिग्री इक्वल टू 1.86 इंटू मोलारिटी, तो मोलारिटी आ जाएगी 5। मतलब जो सोल्यूशन बचना चाहिए वो 5 मोल बचना चाहिए, इस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं हो इसके लिए। अब यदि 5 मोल बचना चाहिए इस वाले डेटा के हिसाब से 1 मोल 1060 ग्राम यूरिया है, इसके हिसाब से 1 मोल यूरिया है और 1000 ग्राम पानी है। अरे हाय ना? हेलो? हाँ सर। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। हाँ, अब तेरे को इस 1 मोल यूरिया को 5 मोल यूरिया बनाना है, तो तेरे पास मोल्स ऑफ यूरिया तो कांस्टेंट है। 5 मोल यूरिया होने के लिए तेरे पास भाई, तू यदि इसको कहेगा कि 5 इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 है, इंटू 1000 बाय x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम ही रह सकता है। हाँ सर समझ गया समझ गया। हाँ सर, समझा अभी समझा। तो बर्फ कितनी बन जाएगी? 800 ग्राम। मुबारक हो। वैसे ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आने लायक क्वेश्चन होते थे ऐसे 2 साल पहले तक, पर सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन जेई 2019 में आया था। ठीक है, मेंस में। चलिए चैप्टर खत्म। बिल्कुल चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ करवा दिया, इतने क्वेश्चन क्या क्या करूं? मत करना बोल। मर कर भी नहीं रहा, चैप्टर खत्म हो गया। बोल भाई। सर CuSO4.5H2O का क्या है वेंट ऑफ फैक्टर? CuSO4.5H2O का वेंट ऑफ फैक्टर 2 है। यदि पूरा है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? सॉल्वेंट है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, आयन छोड़ना पड़ रहा है। पर CuSO4.5H2O को है ना, वो लोग यदि RLVP वाले टर्म से पूछेंगे तो शायद उसकी वैल्यूज को आपको रीचेक करना पड़ेगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1 मोलर या जो भी कुछ है, 1000 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल CuSO4.5H2 डाल दिया आपने, और वो पूरा का पूरा आयनाइज हो रहा है, तो जो मोल्स ऑफ वाटर अब आप लोगे वो 60.5 लेने चाहिए आपको। मानस? हाँ सर क्लियर है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया। नया चैप्टर कौन सा चालू करेंगे कल डिसाइड करूंगा सुबह उठ के। यदि अच्छा लगेगा, मन कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, मन नहीं करेगा तो काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि काइनेटिक्स की समस्या ये है कि वो 12 लेक्चर का चैप्टर नहीं है, वो मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लेक्चर का टॉपिक है। डिस्कस कर लो ना। क्या?
मैथ टेस्ट में क्या रखना है? क्या डिस्कस कर लो? सर वो बोल रहा है कि पोर्शन बोल रहा है वो। पोर्शन बोल रहा है, किस चीज का? मतलब वेकेशन के बाद वाली जो एग्जाम है उसका। वो सोच लूंगा यार, अभी बहुत टाइम है उस चीज के लिए। सर बोल भाई। सर तो अगर 5-6 लेक्चर का चैप्टर रहा तो फिर उसके बाद डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। सर नहीं तो रिविजन्स ले लो ना। यार मानस, रिवीजन जो उतना बड़ा ही सर क्योंकि फिर हॉलीडेज के बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट कर लेने वाले तो उसके लिए लगेगा ना। पर आप कवर ही छुट्टियों में करोगे ना, उससे पहले रिवीजन लेके फायदा क्या होगा? चलो सोचता हूँ यार, प्लान आउट करता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके सर। बाय बाय। सर इसमें कोई भी ऐसे अलग क्वेश्चन होते हैं क्या जिसमें अलग